नमस्कार। कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में जीवन शैली से जुड़े विभिन्न विषयों पर बातचीत करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से, हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए होते हैं। आज हम अपने इस कार्यक्रम में दैनिक जीवन में संगीत पर बातचीत करेंगे और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर आरती सिसोदिया, जो एमकेपी पीजी कॉलेज में संगीत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। काफ़ी लंबे समय से संगीत से जुड़ी हुई हैं। कई बच्चों को इन्होंने संगीत की शिक्षा दी है। आरती जी, आपका दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, हर मधुर ध्वनि संगीत है या इसका कोई विशेष अर्थ है? तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि वास्तव में संगीत क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। संगीत, अगर हम लिटरेरी टर्म्स में बात करें तो शारंगदेव जी ने संगीत रत्नाकर में परिभाषा दी है कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रय संगीत मुच्यते, यानी गीत, वाद्य और नृत्य तीनों को मिलाकर संगीत बना है। जैसे नॉर्मली हम सामान्य भाषा में समझते हैं ना, संगीत मतलब वोकल, सिर्फ गाना, पर एक्चुअली में गीत, वाद्य और नृत्य तीनों मिला के संगीत बने हैं। पर अगर मैं लेमन की भाषा में बात करूं, साधारण भाषा में, तो कोई भी ऐसी रचना जो स्वरों को मिलाकर बनाई हो, स्वरों के संयोजन से बनी हो और किसी को भी मोहित कर दे, जनमानस को मोहित कर दे, उसको हम संगीत कहेंगे। हम जिससे मोहित हो जाते हैं वो संगीत है जी। तो मुझे ऐसा लगता है, हम अगर प्रकृति की पानी के झरझर झरने से मोहित हैं, वो भी संगीत है। कोयल की कूक से सम्मोहित हैं, उससे हम बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं, हम वो भी संगीत है। प्रकृति में संगीत है, व्यक्तियों में संगीत है, हर जगह संगीत विराजमान है और यही संगीत है जो हमें मोहित करता है और हमें एक जिसे कहेंगे, हमें एक आत्म संतुष्टि प्रदान करता है। तो वो संगीत है, पीस देता है, एक शांति प्रदान करता है। संगीत में तीनों का समावेश है, गायन हो, वादन हो या नृत्य हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आप संगीत की तरफ और इस क्षेत्र की ओर कब आए, किस तरह का सफर आपका रहा, ये हम जानना चाहेंगे। ऐसा हुआ कि संगीत हमारे घर में, मेरे माता पिता, हालांकि वो शिक्षिका हैं, पिताजी मेरे सिविल लॉयर रहे हैं जी, तो एक कुछ माहौल था। जब मैं बचपन में ही देखती थी तो हमारे घर में सब इंस्ट्रूमेंट्स थे, तबला भी था, हारमोनियम भी था, ढोलक भी थी, झांझ, मंजीरा, घुंघरू। मैंने कथक भी सीखा है 1-2 साल। उसके पश्चात क्लास 2 से मेरी मदर ने मुझे कहा कि नहीं, तबले में, और तब तक शायद मुझे उतना अंदाज़ा भी नहीं था कि क्या है। लेकिन व्हेन आई वेंट इनटू दिस फील्ड, आई स्टार्टेड लर्निंग तबला, आई फेल्ट दिस इज़ मैजिकल। और मैंने क्लास 8 तक मैंने प्रभाकर कर लिया था, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से। और ये जो प्रभाकर की डिग्री होती है, दिस इज़ इक्विवेलेंट टू बैचलर्स डिग्री। तो क्लास 8 में मेरी बैचलर्स डिग्री हो गई थी, जबकि वर्तमान में थोड़े रूल बदल गए हैं। यू नीड टू बी 10th, एटलीस्ट हाई स्कूल होना चाहिए आपको। परंतु क्लास 8 तक मैं कर चुकी थी। फिर मेरा सौभाग्य रहा, माँ सरस्वती की कृपा रही, माता पिता का आशीर्वाद रहा। फिर मेरा प्रवीण हुआ, उसके बाद मैंने JRF UGC नेट दिया, JRF क्लियर हो गया, एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चरशिप क्लियर हो गई। और फिर जब जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलने लगी तो मुझे लगा अब रिसर्च करनी है, एंड आई सर्च फॉर रिसर्च। और फिर अगेन मैं ये बताऊंगी कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे डॉक्टर राजेश शर्मा मैम मिली चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। एंड शी वॉज इनटू, शी सेड कि जब मैं उनके पास पहुंची किसी के माध्यम से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो स्टूडेंट्स नहीं ले रही हूँ, अब आई एम नॉट टेकिंग एनी स्कॉलर्स, तो आप क्यों आए हैं? और मैंने जैसे ही अपना CV उन्हें दिखाया, शी सेड यू विल बी माई लास्ट PhD स्कॉलर। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे उनका सानिध्य मिला, उनका सुपरविजन मिला, एंड आई डिड माई PhD। और उसके पश्चात मेरा बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री MKP PG कॉलेज से ही हुई है। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि जिस कॉलेज में मैंने पढ़ाई की है, उसी कॉलेज में मैं इस समय अध्यापन का कार्य कर रही हूँ जी। और आपने संगीत शिक्षा के क्षेत्र से आप जुड़ी? मैं तबले से हूँ। जैसे मैंने अभी आपको परिभाषा बताई, गीतम वाद्यम क्या होता है, नॉर्मल भाषा में हम बात करते हैं। तो अगर हम बोलते हैं मैं संगीत में हूँ, तो हर व्यक्ति कहता है चलिए कुछ गा के सुनाइए, क्योंकि हमारे यहाँ ये कंसेप्शन है, म्यूजिक इज मीन्स सिंगिंग, बस ये गाएंगी। लेकिन एक्चुअली में गीत भी संगीत है, वाद्य भी संगीत है अगर हम कुछ बजा रहे हैं, और नृत्य भी संगीत है। और मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है तबला। मैं तबला बजाती हूँ, तबला सिखाती हूँ, कॉलेज में भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। मेरा सब्जेक्ट, जो मेरा स्पेशलाइजेशन है, दैट इज़ इन तबला। जी।
मैम, जिस तरीके से आपने बताया भी, आज का हमारे कार्यक्रम जीवन शैली है जी बिल्कुल। और इसमें हम जीवन में संगीत का क्या महत्व है, किस तरीके से संगीत हमारे जीवन में जुड़ा हुआ है, इस बात पर हम बातचीत कर रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि संगीत हमारे जीवन को किस हद तक प्रभावित करता है और किस तरह से ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है। देखिए, लाइफस्टाइल से तो संगीत प्रभावित तो करता है। पहले मैं जुड़े हुए की बात करूंगी। हम सुबह सो के उठते हैं तो हम कैसे उठ रहे हैं? अलार्म लगा रहे हैं। बिल्कुल। और अलार्म क्या है? संगीत है। फिर हम उठ के अपना जिम जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, अगेन संगीत है। फिर हम तैयार होके या सुबह में भी भजन लगा दें, उसके पश्चात हम ऑफिस जा रहे हैं, कार में संगीत सुन रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कहे मैं संगीत से रिलेटेड नहीं हूं तो ये बात कहीं पर गलत हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो सुबह उठने की शुरुआत जो संगीत से होती है, हमारा दिन का अंत भी संगीत से ही होता है। तो ये संगीत तो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो मैं ये कहना चाहूँगी बहुत सकारात्मक प्रभाव डालता है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है संगीत से। जैसे कि अभी फाइनल रिसर्च में आया है, कनाडा में एक रिसर्च हुई थी, उसमें उन्होंने देखा था कि संगीत से गायें दूध अधिक दे रही थी। कहीं पर रिसर्च हुई है कि संगीत से जो प्लांट्स हैं उनका डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो संगीत, जैसे आपने सुना होगा दीपक राग, कि तानसेन जी दीपक राग गाते थे और दीप जल उठते थे, या वो मेघ मल्हार गाते थे, बारिश होने लगती थी। तो आप सोचिए, प्रकृति इतनी अछूती है तो मनुष्य कितना उससे प्रभावित होगा, ये हम समझ भी नहीं सकते। अच्छा, इस बात के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। मैं अपने परिवार के विषय में बताना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड, ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सिनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। पेंडेमिक हम सब ने देखा है। पेंडेमिक में उन्होंने बहुत मेहनत की, सुबह शाम वो बहुत मेहनत करते रहे। और वो कई बार, देखिए अब आप कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं, पर उस समय कितनी मोर्टेलिटी हुई आपको अच्छे से पता है। तो वो घर आए, उन्होंने हर बार आके कहते थे आज हमने मेहनत की, आज बुरा लगा, ऐसे एक यंग लेडी चली गई, या उसके 2 बच्चे थे, या छोटा बच्चा चला गया, पेरेंट्स रो रहे थे, या बूढ़े माँ बाप, इतना नुकसान हुआ, हर परिवार कोई ना कोई उससे प्रभावित हुआ था। तो ही वॉज सो डिप्रेस्ड। कई बार आके वो कहते थे मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने उन्हें सजेशन दिया, अर्लियर ही यूज्ड टू प्ले गिटार व्हेन ही वाज इन MBBS। तो मैंने उन्हें कहा कि आप क्यों नहीं अपना म्यूजिक का पैशन दोबारा स्टार्ट करते। तो ही सेड इस समय तो लॉकडाउन है, क्या मिलेगा? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बात करती हूँ। अब देहरादून में रहे हैं, सबको जानते हैं। तो मैंने कीबोर्ड का इंतज़ाम किया, पता कराया, दुकान पीछे से खुलवा के हम लोगों ने वो निकलवा लिया। उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग एंड ही फेल्ट सो हैप्पी। और जो मुझे लग रहा था कि क्या हो रहा है, कि ये डिप्रेशन में जा रहे हैं, कम बोल रहे हैं, क्योंकि दुखी हो रहे थे। वो कह रहे थे पेशेंट हाथ से निकल रहे हैं, ठीक होता हुआ चला जाता है तो बहुत दुख होता है एज ए डॉक्टर। पर वो इतने पॉजिटिव हुए कि आज का दिन है वो हॉस्पिटल से आते हैं, यदि उन्हें समय मिलता है वो रियाज जरूर करते हैं। वो थोड़ा और हम कह सकते हैं कि तन और मन को स्वस्थ रखने में संगीत की एक अहम भूमिका है। जी, इस पर क्या कहेंगे मैम? बिल्कुल, आपने बताया भी है, प्रैक्टिकली बता ही दिया। मैं ये इंसिडेंस बिल्कुल बताना चाह रही थी। अच्छा, तन और मन को स्वस्थ रखने की बात कहें अगर हम, तो म्यूजिक थेरेपी बताना मैं चाहूंगी कुछ। बिल्कुल। हम आजकल कहते हैं म्यूजिक थेरेपी इज समथिंग न्यू। अरे म्यूजिक थेरेपी है, सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल देखो म्यूजिक से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मेन ट्रीटमेंट नहीं होता, पर साइड बाय साइड चलता है उनका ट्रीटमेंट। इवन ICU में होता है। एक प्रकार का मानसिक जो संतुष्टि है वो जरूर देती है। वो संतुष्टि देती है। लेकिन मैं आपको इसका टेक्निकल पार्ट बताऊंगी कि जैसे ये कहा जाता है ना कि हमारा तो अब साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गया है, ऐसा नहीं है। हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो संगीत था, हम हमेशा से साइंटिफिक रहे हैं। हमारी परंपरा, जो भारतीय परंपरा है, हमेशा से साइंटिफिक रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पुरानी नारद जी ने संगीत मकरंद लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा है राग की 3 जातियां होती हैं, औडव, शाडव और संपूर्ण। तो उन्होंने उसमें उल्लेख किया है कि वो मानव मन पर प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में अगर आप देखें तो आप ऋग्वेद में भी संगीत चिकित्सक का एक है व्यक्ति जिसका नाम था गाथापति। तो वो एक चिकित्सक था, संगीत चिकित्सक, उसका उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में अगर हम देखें तो अथर्ववेद में भी मंत्र, मणि और औषधि की बात हुई है। मंत्र, मणि, औषधि, ये क्या होता था उस समय जो चिकित्सा की जाती थी ग्रहों के हिसाब से की जाती थी। वेदों के सामने, वैदिक समय की मैं बात कर रही हूँ। तो मंत्र क्या थे? सामवेद के मंत्र थे। जो ऋग्वेद थे उसके मंत्र को म्यूजिकल रूप में सामवेद में गाया जाता था। ऋचाएं थी, उनका गान होता था, वही सामवेद था। तो हम क्या बोलें, ये संगीत था,
मणि क्या थे? रत्न थे, जो आज भी हमारे पंडित जी बताते हैं आप ये रत्न पहनिए आप ठीक हो जाएंगे। और औषधि, तो मंत्र, मणि और औषधि, इससे उपचार किया जाता था और यही उपचार आगे बढ़कर आयुर्वेद बना। और आयुर्वेदिक जिसे हम सब अब इस समय उन्मुख हो रहे हैं, इवन हमारे पाश्चात्य से बाहर से लोग आते हैं और वो कहते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा करानी है हमें। तो ये आयुर्वेदिक चिकित्सा वहीं से आई, अथर्ववेद वेदों में आई। और यही जो थे आयुर्वेद, इसमें कहा गया है कि 3 हमारी जो होते हैं हमारे धातु होती हैं, वात, पित्त और कफ। इसको अगर संतुलित कर लिया जाए तो मनुष्य कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा, ये उन्होंने लिखा है अथर्ववेद में। और संगीत का जो महत्व है ये हमारे वेदों में ये तो बहुत ज्यादा महत्व है। और अब क्या है, मनोचिकित्सक और संगीतज्ञ मिलकर इस पे काम कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि विभिन्न राग रागनियां, राग क्या है? स्वरों का समूह है, तो ये हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं। जैसे कि अगर किसी को हृदय रोग है तो अगर वो राग दरबारी सुने या राग सारंग सुने तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। या किसी को अनिद्रा है, इंसोमेनिया, नींद नहीं आती है, तो अगर वो राग सोहनी सुने तो उसको फायदा होगा। अगर आपको एसिडिटी है तो आप राग खमाज सुनिए। अगर आपको याद नहीं रहता, आपको मतलब बहुत जल्दी आपको भूलने की प्रॉब्लम है, तो आप शिवरंजनी सुनिए। इस तरीके से बहुत से राग हैं, बहुत सी बीमारियां हैं जिनका उपचार किया जा सकता है राग रागनियों के द्वारा। और ये इस समय बहुत ट्रेंड में है, यदि आपने सुना हो तो अगर हम कहें हमारे मन पर क्या प्रभाव डालता है, तो अगर उपचार कर रहा है हमारा संगीत, इससे ज्यादा और प्रभाव आपको क्या समझ में आएगा? बिल्कुल, औषधि और संगीत दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से हमारे शरीर को आनंदित भी करता है संगीत, और जो हमें परेशानी होती है उससे बाहर भी निकालने का कार्य करता है और बाहर निकालता है। ये आप जो भी कह रहे हैं ना, आनंदित करता है, वो आनंदित ही इसीलिए करता है क्योंकि हमारा स्ट्रेस लेवल कम कर देता है। बिल्कुल, जब स्ट्रेस लेवल कम होगा तो हम आनंदित अपने आप हो जाएंगे और हम स्वस्थ हो जाएंगे और मन मस्तिष्क हमारा, आप कितना भी थके हो आप कहेंगे अरे म्यूजिक सुन लेते हैं, जो भी आपकी पसंद है, जैसा भी पसंद है, तो आप एकदम रिलैक्स फील करते हैं। मैम, इसी बात को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे कि हमारे शरीर में जो लय है, चाहे रेस्पिरेशन की हम बात करें या दिल की जो धड़कन है, उसमें एक लयबद्धता जरूर है, लय जरूर होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है, इसका जो सारा ताना बाना है, ये संगीत में है। इस पर आप क्या कहेंगी? आगे आप क्या विचार? बहुत बढ़िया आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। देखिए, हमारे संगीताचार्यों ने कहा है श्रुति माता लय पिता, यानी उनका कहना है संगीत रूपी जीव की श्रुति तो माता है और लय पिता है। यानी संगीत के 2 तत्व हैं, एक स्वर है और एक लय है, दोनों होना बहुत जरूरी है। तो श्रुति क्या है? एक्चुअली में श्रुति, हमारा संगीत है क्या? ध्वनि है, वाइब्रेशंस है। वो वाइब्रेशंस, उनकी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर श्रुति स्थापित होती हैं, और जो हमारी 22 श्रुतियां हैं उन पर स्वर स्थापित हुए हैं, उस पे 7 शुद्ध स्वर स्थापित हुए हैं। और लय क्या है? जो लय हमारे हर जीवन के हर काम में लय है। हम चलते हैं तो किसी लय में चलते हैं, हम बात करते हैं तो किसी लय में करते हैं। यही लय हमारे संगीत में ताल बन के समाहित है। तो हमारा जो पूरा शरीर है, हमारे जो पूरे क्रियाकलाप है, वो संगीतमय ही है। अब आप बताइए, हमारे हृदय की एक धड़कन है, डॉक्टर पल्स देखता है और बताता है नहीं आपको बुखार है या नहीं है। या हृदय है हमारा, वो एक बीट्स है उसकी, और एक रिदम है, रिदम जिसे हम कहेंगे ताल, वो एक रिदम में धड़क रहा है। अगर उसकी रिदम गड़बड़ा गई तो आप समझिए आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। जो साउंड है और रिदम है, वो लब दब जो साउंड बजती है, और बिल्कुल उसमें अगर हृदय ने कहा मैं पंप पे बिल्कुल लय में नहीं करूंगा, कभी जल्दी करूंगा कभी बाद में, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, आपके शरीर के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो जो संगीत है, चाहे वो प्रकृति है, चाहे वो हमारा शरीर है, चाहे हमारे दैनिक क्रियाकलाप है, हर एक में संगीत समाहित है। जी, आपने प्रकृति की बात की, तो संगीत का प्रकृति से आप संबंध मानती हैं? बिल्कुल। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रकृति से संगीत का मैंने आपको बताया, संगीत स्वर है और लय है। अब हम बैठे हैं, आजकल गर्मी स्टार्ट हो गई है, कुछ समय बाद सर्दी आ जाएगी। तो ये कैसे आई है सर्दी गर्मी? क्योंकि हमारा जो सूर्य है उसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, एक लय में। अगर उसकी लय इक्वल कांस्टेंट नहीं होगी तो हमारे तो सीजन्स ही बदल जाएंगे, सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। अगर हमारी जो अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है, अगर वो लय में ना घूमे, लय है उसमें भी एक, अगर वो उस लय में ना घूमे तो दिन और रात बदल जाएंगे। हम सुबह उठेंगे और कहेंगे अरे ये क्या हुआ, ये तो प्रातःकाल ही नहीं हुआ, सूरज ही नहीं निकला। तो वो एक लय जो है, कांस्टेंट लय, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रकृति एज वेल, और हमारे जीवन में तो है ही लय बहुत बहुत, और वही स्वर है, वही संगीत है। बिल्कुल। मैम, संगीत की विभिन्न विधाएं हैं, तो इन विधाओं पर आप क्या कहना चाहेंगी? ये हम समझना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे। हाँ, संगीत की विधाएं मैंने जैसे शुरुआत में बताया, गीत है, वाद्य है और नृत्य है। तो ये तीनों का समावेश
जो है ये संगीत है जी। बिल्कुल, इन तीनों को मिलाकर संगीत बना है और तीनों का ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि इसमें सबसे उच्च स्थान गीत को दिया गया है, पर उसी को अकम्पनी करता है वाद्य, नृत्य को अकम्पनी करता है वाद्य। तो एज अ तबला प्लेयर आई मस्ट से ये वाद्य का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई गा रहा है और तबला नहीं बज रहा या कोई वाद्य नहीं बज रहा तो आपको कोई इंटरेस्ट आएगा, जरूर आएगा, लेकिन कई बार नहीं आएगा। या कोई डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है, उसके साथ कोई वाद्य नहीं बज रहा है तो उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो ये जो तीनों ही चीज़ें हैं, तीनों का समान एक महत्व है एक संगीत में। और गाना तो आपको पता ही है, वोकल कॉर्ड है। वाद्य की जहाँ तक बात करेंगे तो वाद्य तो अगर हम ट्रेडिशनल बात करें तो वाद्य बने बनाए आते हैं, परंतु अभी यहाँ मैं टेबल बजाने लगूँ तो वो भी एक वाद्य है, बिकॉज इट इज़ मेरा जो पर्पज़ है वो संगीत का पर्पज़ है, वो सॉल्व कर रहा है। तो दिस इज़ वाद्य। और नृत्य आप जानते ही हमारे तो वैरायटी ऑफ नृत्य है इंडियन ट्रेडिशन में। विधाओं की आपने बात करी, तो आपको कौन सी इनमें से कौन सी विधा अच्छी लगती है? देखिए, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ऑब्वियस ही है। मैं तबला बजाती हूँ, मुझे वाद्य बहुत पसंद है, स्पेशली अवनद्ध वाद्य। अवनद्ध वाद्य क्या होते हैं? हमारे संगीत में वो वाद्य होते हैं जिनके ऊपर चमड़ा मढ़ा होता है। तो और हम गढ़वाल में बैठे हैं, उत्तराखंड में, तो आपको पता ही है ढोल का महत्व कितना है। ढोल है, दमाऊ है। तो बेसिकली एक्चुअली हमारा संगीत क्या है? संगीत 3 प्रकार का होता है। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी आपको। एक होता है लोक संगीत, एक होता है सुगम संगीत और एक होता है शास्त्रीय संगीत। लोक संगीत लोगों का संगीत जो सबको पता है। अब मैं आपको बोल रही थी, संगीत हमारा जीवन पर्यंत चलता है। बच्चे का जन्म होता है, सोहर गाना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो जैसे जैसे बढ़ता है उसे लोरी सुनाई जाती है, विवाह होता है, हर अवसर पर गीत है। तो जो है संगीत हमेशा जीवन पर्यंत चलता रहता है, इसे लोक संगीत कहते हैं। इसके लिए कोई पारंपरिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं। लेकिन सुगम संगीत में गीत और भजन और गज़ल ये सब आते हैं। इसमें हम शिक्षा लें तो अच्छी बात है, क्योंकि ये लोग ये जो है स्वर में निबद्ध होते हैं, राग में भी निबद्ध होते हैं, पर नॉर्मली भी हम बजा सकते हैं। लेकिन शास्त्रीय प्योरली शास्त्रीय संगीत जो होता है वो तो फिर गुरु के बिना नहीं पॉसिबल है और उसके लिए प्रॉपर सीखना पड़ता है। तो उसी प्रकार जैसे हमारे वाद्य हैं, ढोलक है, ये लोकवाद्य है, इसे सीखने की आवश्यकता नहीं, पर तबले के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ऑब्वियसली, जो हम अपने कॉलेज में कर रहे हैं। जी मैम, आप MKP PG महाविद्यालय में कार्यरत हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वहाँ पर कार्य कर रही हैं। तो एक शिक्षिका के रूप में आप हमें बताएं कि जो लोग संगीत सीखना चाहते हैं या इस क्षेत्र की ओर आना चाहते हैं, चाहे वो हम तीनों विधाओं की बात करें, गायन है, वादन है या नृत्य है, इनमें से कोई सी विधा में वो अपने को वहाँ जाना चाहते हैं, उसे सीखना चाहते हैं, तो उन्हें जो बच्चा संगीत की ओर आना चाहता है उसे क्या करना चाहिए इस पर? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है, जो सबसे पहले तो अगर आप संगीत सीखना चाहते हैं, सुनने की आदत डालिए। जितना आप सुनेंगे आपको समझ में आएगा कि ये क्या स्वर लग रहा है, क्या ताल बज रही है। मैक्सिमम कोशिश कीजिए, सुनिए। उसके बाद आपको समझ आएगा, हाँ मेरा इंटरेस्ट तो इसमें है, मेरा गाने में इंटरेस्ट है, या मेरा नाचने में इंटरेस्ट है, या मेरा बजाने में इंटरेस्ट है। प्राइवेट स्कूल्स बहुत हैं, देहरादून में बहुत हैं। एक हमारे प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद है, उसके बहुत सारे सेंटर्स हैं देहरादून में जहाँ से सीखा जा सकता है। महात्खंडी संगीत विद्यालय है देहरादून में, वहाँ से सीखा जा सकता है। इंस्टीट्यूशनल म्यूज़िक हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद की बात है, जब हमारे इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स और कॉलेजेस में म्यूज़िक एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आप वहाँ अपना म्यूज़िक सब्जेक्ट ले सकते हैं, या फिर अब मैं कहूँ प्राइवेट स्कूल्स में भी बहुत ज़्यादा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, लोग इसकी तरफ उन्मुख हो रहे हैं, संगीत की तरफ। तो वहाँ पर भी म्यूज़िक क्या है, वो एज अ सब्जेक्ट नहीं सिखाते, एज अ हॉबी कोर्स सिखाते हैं। तो हफ्ते में एक दिन कभी वो तबला बता देंगे, तब कभी वो गाना बता देंगे, कभी वो कीबोर्ड बता देंगे, कभी वो इवन वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स। तो आप धीरे धीरे उसको अडाप्ट करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और अपना देखिए आपकी रुचि किसकी तरफ है। आपकी रुचि बहुत आवश्यक है। अगर आपको दिखे हाँ मेरा इसमें रुचि है, तो फिर आप उसमें, बाकी संगीत है। अगर हम राग की बात करें तो चाहे वो राग हारमोनियम पे बजे, चाहे वो राग सितार पे बजे, सब एक ही है। जी मैम, बहुत अच्छी आपने बात कही। और हम देखते हैं कि स्कूलों में जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उसमें भी संगीत का, म्यूज़िक का एक पीरियड होता है, वो करें। तो MKP में जैसे मैम, वहाँ पर किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाती हैं, किस उम्र विशेष के बच्चे वहाँ पर संगीत की शिक्षा लेते हैं, ये हम जानना चाहेंगे।
मेरे कॉलेज में एक्चुअली मैं पढ़ाती हूँ BA के स्टूडेंट्स को। अभी हमारे यहाँ MA नहीं है, BA है जी। और BA के स्टूडेंट्स मुख्यतः वह होते हैं जिनके पास पहले तबला रहा होता है 12th में, क्योंकि ये एफिलिएटेड गढ़वाल यूनिवर्सिटी से है, तो हम उनको पढ़ाते हैं। पर कई बच्चे ऐसे आते हैं जिनको समझ नहीं था 9th 10th 11th 12th में कि मुझे संगीत लेना है, बट दे कम टू आवर कॉलेज एंड दे से कि मैम म्यूज़िक लेना चाह रहे हैं, आप बताइए कैसे करें। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने ये रखा है कि जो नए बच्चे लेना चाहते हैं उनका एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है, जो कि एग्ज़ाम लिया जाता है और देखा जाता है कि उनका थोड़ा सा भी यदि वो स्वर में है, थोड़ा सा भी अगर वो ताल में है, तो फिर उसको, वो तो एक आप बता रहे हैं कच्ची मिट्टी जैसे हैं, फिर उसे ढालने का काम तो हमारा है, वो फिर हम करते हैं। तो उनको, नए बच्चों को भी हम बैचलर्स में सीधे म्यूज़िक दिलवाते हैं और हम उन्हें सिखाते हैं, और उसमें ज़्यादा आनंद आता है, क्योंकि जो बच्चे ऐसे आते हैं वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर क्रेविंग होती है सीखने की कि हाँ हमें संगीत सीखना है। वो बैठे रहते हैं कि मैम हम जाना नहीं चाह रहे हैं, हम यहीं पर बैठना चाह रहे हैं, हम सीखना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा चलता है, क्लासेस चलती हैं, लेक्चर्स चलते हैं, थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। जी मैम, आप वादन के क्षेत्र में आपने बताया कि आप तबला वादिका हैं। इस क्षेत्र में महिलाएं अमूमन कम देखी जाती हैं, ये महिलाओं का जो प्रतिशत है हालांकि आज के दौर में ये लगातार बढ़ रहा है। तो जो लोग तबला सीखना चाहते हैं वो किस तरह से सीखें, इसके बारे में, क्योंकि आप बजाती भी हैं और पढ़ा भी रही हैं इस सब्जेक्ट को, इस पर क्या कहेंगे? बहुत सही कह रहे हैं आप। महिला एक्चुअली क्या है, पहले तो हमें किसी वाद्य को किसी जेंडर्ड स्पेस में लोकेट नहीं करना। हालांकि हम ये जरूर कह रहे हैं कि आज के समय में महिलाएं इस क्षेत्र में आगे और बहुत अच्छा कर रही हैं और इसे सीख भी रही हैं, तबले को या जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हाँ, पर फिर भी कम है। दैट्स वेरी ट्रू। हमें लोकेट करना नहीं चाहिए, पर सदियों से करा आ रहा है। इसलिए करा आ रहा है क्योंकि तबला जो है ये अवनद्य वाद्य है, जो मैं आपको बता रही हूँ, परकशन इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या है, हमारे बहुत फिजिकल एनर्जी चाहिए होती है। जब आप तबला बजाते हैं आपको बहुत एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी माना जाता है कि पुरुषों में ज़्यादा फिजिकल एनर्जी होती है कंपैरिजन टू अ महिला। कोई फीमेल में कम एनर्जी होती है, हालांकि मेंटली वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, पर फिजिकली वो नहीं मानी जाती उतनी स्ट्रांग। इसलिए ये माना गया कि तबला तो पुरुषों का वाद्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी। आपने अगर कभी सुना हो लखनऊ घराना, हमारे संगीत में घराने होते हैं, तो लखनऊ घराने के बख्शू खां साहब थे। उन्होंने उनकी बेटी थी मोती बीबी। मोती बीबी, मैं आपको कब की बात बता रही हूँ, 15वीं शताब्दी की बात बता रही हूँ। मोती बीबी ने उनके विवाह हुआ उस हाजी विलायत अली खां साहब के साथ, और मोती बीबी को बख्शू खां साहब ने 500 गतें दी थी दहेज में। आज की अगर दहेज की बात किया जाए तो मटीरियलिस्टिक बात होगी, पर गतें क्या होती है, एक तरह की बंदिश होती है, लय की गति दिखाती हुई, तबले पे बजाई जाती है ये। तो आप जानिए उस समय एक्चुअली क्या था, घराना परंपरा थी, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखाते नहीं थे गुरुजी, अपनी बहुत सी चीज़ें बताते नहीं थे उस स्टूडेंट्स को, बच्चों को। तो उन्होंने अपनी बेटी के विवाह में 500 गतें दी थी, और फिर ये वही हाजी विलायत अली खां साहब थे जिन्होंने फर्रुखाबाद घराने की फाउंडर बने, और वो फर्रुखाबाद घराना आज भी गतों के लिए ही फेमस है तबले में। तो ये जो मोती बीबी थी, इन्होंने एक स्टूडेंट को सिखाया तबला, जो हाजी विलायत अली खां साहब के थे, जिनका नाम था इमाम बख्श। और ये इमाम बख्श थे, जैसे आपको पता है गुरुमुखी विद्या होती है हमारी संगीत की, तो गंडा बंधन होता है, रोली बांधी जाती है, गंडा बंधन किया जाता है मौली की तरह, और फिर वो मानते हैं कि हाँ आप मेरे शिष्य हैं, मैं एक गुरु हूँ। तो इन्होंने, मोती बीबी ने अपनी चूड़ी दी थी, और इतिहास में वो चूड़ी वाले इमाम बख्श नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो आप सोचिए, जो उस समय इतना अच्छा तबला सिखा सकती हैं, तो वो कितनी अच्छी तबला प्लेयर होंगी। और उसके बाद तो परंपरा चली आ रही है। अबानी मिस्त्री ये पहली प्रोफेशनल हमारी तबला थी प्लेयर, जिन्होंने प्रोफेशनली करा, जिन्होंने स्टेज पे परफॉर्मेंसेस दी। फिर उसके बाद हमारी डॉक्टर अनुराधा पाल हैं, वो तो उस्ताद जाकिर हुसैन खां साहब और उस्ताद इनके शिष्या हैं, और उनको हम क्वीन ऑफ तबला कहते हैं। लेडी जाकिर हुसैन कहा जाता है। रिम्पा शिवाजी हैं, उन्हें कहा जाता है प्रिंसेस ऑफ तबला। और रेशमा पंडित जी हैं, बहुत सी हैं, बहुत। अब सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, रेशमा पंडित जी तो बहुत एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, हम दिन रात उनका तबला सुनते हैं। तो महिलाएं बहुत इस क्षेत्र में आ रही हैं, और मैं एज अ महिला महाविद्यालय, देहरादून का बहुत ही प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, वहाँ पर लड़कियों को ही मैं तबला सिखा रही हूँ। तो वी हैव एम्पल स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, और लड़कियाँ बहुत इंटरेस्टेड हैं तबला सीखने में। बहुत बढ़िया। और नारी जो है वो शक्ति का प्रतीक है, और वहीं से ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। मैम,
तबला आपने जिस तरह से कहा कि बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, काफ़ी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो आपने रियाज कब शुरू किया, तबला वादन कब से शुरू किया? बचपन से करते आए आप या आपने बाद में इस क्षेत्र की ओर? हाँ, मैंने आपको बताया जैसे मैं आई वॉज इन क्लास 2 एट दैट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग तबला। और उसके बाद मुझे आज भी याद है हमारे एग्ज़ाम होते थे तो मुझे छोटा सा तबला, मेरी और मेरी सिस्टर हम दोनों ने सीखा था तबला। हालांकि उन्होंने अपनी फील्ड बदल ली, नाउ शी इज़ लेक्चरर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शी हैज़ डन MSc। लेकिन उन्होंने भी तबला सीखा तो हमें छोटा तबला दिया जाता था, छोटे मुंह का, मतलब उसका जो रेडियस होता था, डायमीटर, वो बहुत छोटा होता था कि आपका हाथ नहीं आएगा। बिकॉज हम उस समय 7 साल के होंगे, 8 साल के होंगे, तो हम उस समय से बजा रहे हैं। और फिर गुरु की कृपा रही, माता पिता का आशीर्वाद रहा, उसके बाद संगीत ऐसा, तबला ऐसा जुड़ा मेरे साथ कि वो चलता ही चला गया। संगीत जूनियर रिसर्च फेलोशिप क्लियर करी तो फिर तबला, और उसके बाद अब मैं पढ़ा रही हूँ। आई फील माई सेल्फ सो लकी कि मैं संगीत जैसी एक अलौकिक विद्या, जो कि लैंग्वेज है, वर्ड की लैंग्वेज है, विश्व की भाषा है, कोई भी भाषा में कोई गा रहा हो, बजा रहा हो, हर एक को समझ आती है, ऐसी विद्या के साथ, ऐसी विधा के साथ जुड़ी हूँ। जी, और फिर आपने तबले को शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ा और आपने पढ़ाना इस संगीत के क्षेत्र में शुरू किया है। मैम, वर्तमान में तकनीक ने जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है, तकनीक हर जगह आ गई है और इससे सुगमता भी बहुत ज़्यादा हो गई है, चीज़ें बहुत सुलभ हो गई हैं, बड़ी आसानी से हम चीज़ों को सीख भी सकते हैं। और बजाने में चाहे तबला हो, उसके साथ में अगर हमें म्यूज़िक देना है, बैकग्राउंड म्यूज़िक देना है, तो वो भी बहुत, जिससे संगीत में वातावरण बनता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या तकनीक ने इस क्षेत्र को, तबला वादन के इस क्षेत्र को भी प्रभावित किया है? किस क्षेत्र को ज़्यादा प्रभावित किया है? नहीं, संगीत के क्षेत्र को क्या, हर क्षेत्र को प्रभावित किया, और संगीत इससे अछूता नहीं रहा, संगीत को भी बहुत प्रभावित किया। हालांकि ये एक तरह का जो तकनीकी है, दोधारी तलवार समझ लीजिए आप। अगर हम इसे पॉजिटिव में लेंगे तो हमें फ़ायदा ही होगा, परंतु यदि हम नेगेटिव वाली बात पे आ जाएं तो फिर नुकसान तो हर चीज़ ही करती है। क्या इससे हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, इसमें कोई आपको कमी नज़र आती हुई दिखती है? बिल्कुल। पहले तो मैं 2-3 बातें फ़ायदे की बताऊंगी। जैसे पहले मीलों चल के जाते थे, एक उस्ताद जी परफॉर्मेंस देने वाले हैं, जाके सुन रहे हैं, उस्ताद जी का भी जो परफॉर्मेंस दे रहा होता था कलाकार, उसका भी गंतव्य क्या होता था, मैं ज़रा ऊंचा बोलूँ, 500 बंदा मेरे सामने बैठा है, 500 श्रोतागण बैठे हैं, तो मैं ऐसा बोलूँ कि उन तक आवाज़ चली जाए। और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो थे, सितार हुआ, तानपुरा, इसकी आवाज़ तो किसी को सुनाई नहीं देती थी। तो अब क्या है, एम्पलीफायर्स है, माइक्रोफोन है, इसके अलावा रिकॉर्डिंग तकनीक है जिसे ध्वनि अभिलेखन कहा जाता है, टेप रिकॉर्डर्स आए, CD प्लेयर्स आए, और रेडियो ने तो खैर शास्त्रीय संगीत में कमाल ही कर दिया। 1953 का शायद आपका नारा था, शास्त्रीय संगीत का प्रचार और प्रसार। आकाशवाणी ने यह नारा 1953 में दिया था। उसके बाद से जितना आकाशवाणी ने शास्त्रीय संगीत का प्रचार और प्रसार किया है, मुझे लगता नहीं और किसी चीज़ ने किया होगा। और लेकिन जहाँ हम नेगेटिव एस्पेक्ट पे आए तो फिर वही वाली बात है कि ये गुरुमुखी विद्या है, गुरु के हाथ से सीखी जा सकती है, उनके सामने बैठ के सीखी जा सकती है। आजकल वो ऑनलाइन क्रोम खोला है, गूगल किया है और राग पता रख रहे हैं और गा रहे हैं, उन्हें नहीं पता कोमल स्वर लगना है या शुद्ध स्वर लगना है। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर ऐसे कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं जिससे लोग शास्त्रीय संगीत को सुने, राग सुने, वादन को सुने। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और शायद यही रीज़न है कि हमारे सिलेबस में भी है ये, हमारे सिलेबस में आकाशवाणी और दूरदर्शन की विजिट मैंडेटरी है, जो हम बच्चों को लेके आते हैं, उन्हें दिखाते हैं, क्योंकि जितना आकाशवाणी और दूरदर्शन ने किया है, मुझे लगता नहीं और किसी ने इस पे काम किया है। तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स तो डेफिनेटली हैं, हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्टेंस एजुकेशन चल रही है इस म्यूज़िक में, डिस्टेंस एजुकेशन में ठीक है, एक पॉइंट तक हम सीख सकते हैं, हम थ्योरी की बात करें हम सीख लेंगे, लेकिन यदि हम सोचें कि हाँ एक एक्सटेंड के बाद हमें गुरुजी की आवश्यकता होगी, ये बहुत ज़रूरी है। तो फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, अभी हम पे डिपेंड करता है हम उसे कैसे पिक एंड चूज़ करें। जी मैम, आप हमारे स्टूडियो में आई और दैनिक जीवन में जो संगीत किस तरह से जुड़ा हुआ है, इस विषय पर आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी, ज्ञान की बातें की, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज हमने दैनिक जीवन में संगीत किस तरह से जुड़ा हुआ है इस विषय पर बातचीत की। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया हुआ। अगले अंक में किसी अन्य विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।